हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा थंबनेल सीरीज नंबर 10, इससे पहले हम 9 सीरीज पर क्या है एनालिसिस कर चुके हैं और इन सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दें, आर्मी का जो पैटर्न जो होता है वो लगभग 3000 क्वेश्चन 3000 क्वेश्चन के अंडर ही रहता है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को क्या है बार बार भाषा चेंज करके क्या है क्वेश्चनों को पूछा जाता है, भाषा को हार्ड करके क्वेश्चन को क्या है पूछा जाता है। तो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बात पे चर्चा करेंगे। मैसेज आते हैं आप सभी के कि सर जो क्लास की जो पीडीएफ होती है वो ओरिजिनल भेजो। देखिए पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट उस पर डाल दी जाती है जस्ट एक दिन बाद। जैसे आज क्लास है तो कल अगले दिन जस्ट डाल दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पे सर्च करोगे आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से चैनल आ जाएगा और लिंक से भी आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी ज्वाइन करें। और वहां पे आपको सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर, देखिए हाल ही में परीक्षा लगी थी, पैटर्न वही था, लेवल भी वही था, लेकिन बस एक बदलाव देखने को मिला था परीक्षा में जो करंट अफेयर से था। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे, इसलिए पेपर का जो लेवल जो था वो बच्चों को क्या हार्ड लग रहा था, क्योंकि पहले जो परीक्षा होती थी उसमें करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं होता, पूछा नहीं जाता था। तो वहां से आप प्रतिदिन क्या है करंट अफेयर की भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन, आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है रक्त विमाणु का जीवन काल होता है। देखिए रक्त विमाणु जीवन काल जो पूछा जाता है वो आरबीसी का पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी का पूछा जाता है। आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं हम बोल सकते हैं। इनका जीवन काल पूछा था। रक्त विमाणु जो है वो किसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है प्लेटलेट्स को क्या है इंग्लिश में रक्त विमाणु बोला जाता है। तो इसका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाए ए आंसर 6 से 8 दिन। देखिए जैसे डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो 6 से 8 दिन, तो आप सबको पता है 6 से 8 दिन या अलग अलग बुकों में 5 से 8 दिन, 4 से 6 दिन मिल जाएगा। जीवन काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे, यानी कि समय में क्या है अच्छा गैप मिलेगा। तो ये ध्यान रखें 6 से 8 दिन या 5 से 4 दिन, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें 6 से 8 दिन डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल जो है वो कितना होता है, 6 से 8 दिन ही होता है। मुख्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इनका जो नष्ट जो होती है 120 दिन बाद, जो कोशिकाएं जो नष्ट होती है वो कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है। तो आरबीसी जो नष्ट होती है वो कहां होती है, वो पलिया में होती है। और पलिया के साथ साथ ये भी ध्यान रखें यकृत जिसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, यकृत यानी लीवर। अगर ऑप्शन में पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाए ऑप्शन में, अगर आपको पलिया नहीं दिया हो तो आप लीवर या यकृत को हिंदी में लीवर कहते हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं। मुख्य बात यह ध्यान रखें, ये जो तीनों जो होते हैं रक्त विमाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये क्या होते हैं, रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। रुधिराणु अगर पूछा जाए रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्लेटलेट्स, रक्त विमाणु, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसके 3 भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चर्चा करेंगे, हाल ही में हमारी टीम ने एक नोट्स जो है आप सबकी डिमांड पर आर्मी अग्निवीर का जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी यानी वुमेन महिला अग्निवीर के लिए नोट्स डाला है, जिसमें पूर्ण सिलेबस टॉपिक वाइज, पूर्ण सिलेबस को जो है वो टॉपिक वाइज डाला गया है। आपको ये मिले टॉपिक वाइज पूर्ण सिलेबस मिलेगा। दूसरा जो है पिछले 3 वर्षों में पूछे गए 1000 क्वेश्चन जीके और जीएस के क्या है आपको 1000% मिलेंगे यहां से। दूसरा 250 वास्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी हम बोल सकते हैं मॉक टेस्ट,
मॉक टेस्ट बोल सकते हैं, एमक्यूसी क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 आपको क्या है ओरिजिनल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो ये सभी जो है वो सेरेडा क्लासेस ऐप पे क्या है आपको प्रोवाइड होंगे, वहां से आप इसको क्या है स्टडी कर सकते हैं। और सेरेडा क्लासेस ऐप को अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या लिंक दिया हुआ है वीडियो की डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, ये हमारा जो टेस्ट है सोल्जर टेस्ट के नाम जो कल यानी कि परसों जो है 29 तारीख को क्या है ये टेस्ट लगाया गया था। ये टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री टेस्ट है। क्या है? बिल्कुल फ्री टेस्ट है। इसमें आपको सबसे पहले क्या है टेलीग्राम चैनल आरएमएस स्टडी पॉइंट पे क्या है आपको टॉपिक की सूचना दी जाएगी कि इस समय इस टॉपिक का क्या है टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कर सको। जैसे अगर बात करूं 29 जून को हमारा टेस्ट लास्ट टेस्ट लगा था, शाम 8:30 बजे टेस्ट लगा था, जिसमें से 40 क्वेश्चन थे और 40 मिनट का ही क्या है समय दिया गया था। इसमें टॉपिक भूगोल से अफवाह तंत्र, सामान्य विज्ञान, जीवाणु जनित रोग और करंट अफेयर 2023 जून माह का, और मैथ से अगर बात करें तो प्रतिशत, ऐसे टॉपिक का बिल्कुल फ्री टेस्ट सेरेडा क्लासेस ऐप पे अपलोड किया जाता है। इसकी सूचना जो है वो आरएमएस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे आपको समय रहते हुए दे दी जाती है कि आगामी जो टेस्ट होगा वो इन टॉपिकों पर लगेगा। तो आप दोनों ही चैनल हमारे आरएमएस स्टडी पॉइंट और टेलीग्राम प्ले स्टोर से हमारा सेरेडा क्लासेस ऐप क्या है डाउनलोड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकार के अनुसार दूसरा बड़ा ग्रह। देखिए अभी हाल ही में परीक्षा लगी थी, सबसे बड़ा जो है वो सभी को पता है। वही बात है हमने अभी चर्चा की थी कि लेवल को बढ़ाने के उन्हीं क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। उप विजेता टीम पूछ लेंगे या दूसरा स्थान पूछ लेंगे, आकार में दूसरा बड़ा या ऊंचाई में दूसरी बड़ी। तो आकार में दूसरा बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? दूसरा बड़ा ग्रह आकार में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह जो है वो आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। और पहला सबसे बड़ा यानी पहला प्रथम जो सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। अब इसके साथ साथ ये भी नोट करेंगे, अगर पूछा जाए दूसरा सबसे छोटा, अगर पूछ लिया जाए दूसरा सबसे छोटा ग्रह, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कौन सा ग्रह होता है? दूसरा सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? वो बुध ग्रह, सॉरी मंगल ग्रह। एक मिनट, मंगल ग्रह कौन सा ग्रह? दूसरा जो ग्रह वो कौन सा है? मंगल ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह आप सबको पता है ये कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। दूसरा पूछा जाए तो मंगल ग्रह होता है। इस तरीके से क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पृथ्वी से पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है क्रम के अनुसार कौन से स्थान पे है? तो पृथ्वी जो ग्रह जो है वो 5वें स्थान, कौन से? 5वें स्थान पे स्थित है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। अगर पूछा जाए आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह। आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह। बुध आप सबको पता है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य सीमा रेखा माना जाता है? यानी एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की जो सीमा रेखा जो है वो किस नहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सवेज नहर को क्या है एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की क्या है रेखा माना जाता है। फिर सवेज नहर से भी एक मुख्य क्वेश्चन, एक इसका स्थान पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? स्थान पूछा जाता है। तो मिस्र देश में बहती है। कहां बहती है? मिस्र देश में यह बहती है। और मुख्यतः एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लाल और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? मिलाने वाली या जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वो कौन सी नहर है? सवेज नहर है। कहां बहती है? मिस्र में बहती है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की सीमा रेखा जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? सवेज नहर को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल, यानी राष्ट्रमंडल खेल जो है बड़े महाकुंभ खेलों में से एक खेल है राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग लिया, यानी भारत ने अपनी भूमिका कब निभाई? भारत ने जो है कौन से राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ या भाग लिया था? तो 1934 के, कौन से? 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में क्या है भारत ने भाग लिया था। और 1934 में
राष्ट्रमंडल खेल जो है, अगर आपको यहाँ सन दिया हुआ है, अगर शहर दिया जाए तो यह ध्यान रखिए 1934 में लंदन में। कहां आयोजित हुए थे? 1934 में लंदन में हुए थे। अब बात करते हैं शुरुआत की। शुरुआत भी पूछी गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1930 से हुई थी। प्रथम किस देश में आयोजित हुए थे? किस देश के या मेजबानी निभाए थे? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों की जो है भूमिका निभाने वाला जो देश है वो कौन सा था? तो कनाडा। भूमिका या मेजबानी जो है वो किस देश ने की थी? तो वो कनाडा देश ने 1930 में की थी। और 1934 लंदन खेल में क्या है? भारत ने इसमें क्या है? भाग लिया था। और ये 4 वर्ष बाद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष बाद जो है वो आयोजित होता है या आयोजन होता है? तो कब होता है? 4 वर्ष बाद होता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान कि 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल कहां खेल जो है कहां आयोजन हुए थे? तो इंग्लैंड के अंदर हुए थे। कहां? इंग्लैंड देश के अंदर क्या है? 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए भाषा बदल दी, क्वेश्चन हार्ड हो गया। दक्षेस, देखिए दक्षेस जो है वो सारक को कहा जाता है। क्वेश्चन आसान हो गया। किसको कहा जाता है? सारक को क्या है? दक्षेस कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय पूछा गया। सारक का मुख्यालय आप सबको पता ही है, कहां स्थित है? काठमांडू, नेपाल देश के अंदर। कहां? नेपाल के अंदर। यह एक क्या है? संगठन है। और इससे मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 ही पूछे जाते हैं। एक इसका मुख्यालय पूछा जाता है, एक स्थापना। तो स्थापना जो है इसकी 1985 में। स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई। सदस्य देश अगर पूछा जाए तो कितने हैं? 8 सदस्य देश है इसमें। कितने? 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, वहां इसका क्या मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है वो 1985 में की। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से, क्वेश्चन कैसे पूछा? निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्यता है या सदस्य देश नहीं है? तो ध्यान रखेंगे इसके 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, दूसरा पाकिस्तान, कौन सा? पाकिस्तान, और तीसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो देखिए जिस समय इसके संगठन की स्थापना है उस समय 7 ही देश इसमें सदस्य देश शामिल थे। उसके बाद में इसको शामिल किया गया। चौथा देखिए नेपाल, और 5वां जो देश है वो बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और छठा जो देश है वो भूटान। कौन सा है? भूटान। और 7वां जो देश है वो कौन सा है? श्रीलंका। और 8वां अंतिम जो देश है वो मालदीव। देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य है? उसमें ऑप्शन जैसे डाल देंगे चीन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। ध्यान रखिए 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो पहला भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। और इस संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। और सदस्य देशों की कुल संख्या पूछी जाए तो 8 है। मुख्यालय पूछा जाए तो काठमांडू नेपाल के अंदर। और नेपाल की जो राजधानी जो है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ये भी याद रखें, जिसको दक्षेस या सार्क कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? खिताब या विजेता टीम पूछ ले या प्रथम स्थान, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। चैंपियन का खिताब या विजेता टीम जो रही है वो कौन सी रही थी? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की रही थी। किस राज्य की रही थी? तमिलनाडु राज्य की रही थी। अब बात करें दूसरा स्थान या उपविजेता, अगर पूछा जाए दूसरा स्थान या उपविजेता टीम जो रही थी वो हरियाणा की रही। किसकी रही थी? हरियाणा की। 2-1 स्कोर से क्या है, हरियाणा को तमिलनाडु राज्य की टीम ने क्या है, हराया था। यह भी ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रखें, दूसरा स्थान या उपविजेता टीम जो कौन सी है वो हरियाणा की रही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? यानी प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बाद जो है
बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो है वो नवाब कौन बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर, इसका क्या है? नवाब बना था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चीन को पछाड़कर सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश आएगा इसका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, मिस टाइप हो गया था, दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो कौन बना था? पहले क्या है? चीन था दूसरे नंबर पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत। और भारत ने आप सबको पता है जनसंख्या में भी पछाड़ कर क्या है? प्रथम स्थान ग्रहण कर लिया, काफी तरक्की कर रहा है भारत। क्लियर है? तो भारत जो है वो दूसरे स्थान पे पहुंचा है। और पहले स्थान पे अगर पूछा जाए सड़क नेटवर्क में प्रथम स्थान किस देश का है? तो अमेरिका देश का। किसका है? अमेरिका देश का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विशाल, इसका विशाल कर लेना, ये भी मिस टाइप हो गया था। विशाल स्नानागार ये एक सबसे बड़ी क्या थी? इमारत थी। ये क्या ही सबसे बड़ी क्या है? इमारत थी। के अवशेष कहां से प्राप्त? सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष जो है, विशाल स्नानागार इमारत के जो अवशेष है वो कहां से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के क्या है? सिंध प्रांत में। किसमें? जैसे सिंध प्रांत, जैसे हम भारत में राज्य बोलते हैं ऐसे पाकिस्तान में क्या है? प्रांत बोला जाता है। तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। और सिंधु घाटी सिंधु नदी तट पर, यह भी ध्यान रखें, अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। अब इसकी खोजकर्ता काफी व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी, लेकिन प्रथम ही पूछा जाता है तो आर.डी. बनर्जी ने राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में जो है इसकी क्या है? खोज की गई थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध, ये भी मिस टाइप हो गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल या गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाए लिम्बुनी, नेपाल के अंदर इसका क्या है? नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में क्या है? गौतम बुद्ध या भगवान महात्मा बुद्ध का क्या है? जन्म हुआ था लिम्बुनी, नेपाल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां स्थित? दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बांध से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और लिखेंगे जो काफी पूछे जाते हैं। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। एक पूछा जाता है दूसरा रणथंबोर कहां स्थित है? तो ये राजस्थान के अंदर। कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। और तीसरा जो है जो पूछा जाता है वो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां स्थित है? राजस्थान के अंदर। ज्यादातर राजस्थान के पूछा, सबसे इंपोर्टेंटली पूछा जाता है वो सरिस्का उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो अलवर। कहां स्थित है? अलवर, राजस्थान के अंदर यह स्थित है। ध्यान रखिए, बांधवगढ़ पूछा गया था हाल ही परीक्षा में, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। रणथंबोर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का उद्यान जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। और दूधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो कहां स्थित है? जिसकी सीमा नेपाल देश के साथ क्या है? सटी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए हमने सार्क संगठन की बात की, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जहां से गुजरती है, 1 ऑप्शन दे दिया जाएगा ना जिसे नहीं गुजरती है। कर्क रेखा से 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिए गुजरात से गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। अब बात करते हैं कुल कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से। कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। फिर अगर बात करते हैं
कर्क रेखा से तीसरा पूछा जाता है एक नदी से रिलेटेड, कि कर्क रेखा को 2 बार लांघने वाली या कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली 2 बार या 2 बार कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र ये क्या है? नदी है। फिर बात करते हैं 8 कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य जो है वो गुजरात, कौन सा है? गुजरात। दूसरा राजस्थान, राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा जो राज्य है वो झारखंड, झारखंड। और 5वां जो राज्य है वो छत्तीसगढ़। और छठा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल। और 7वां जो राज्य है वो त्रिपुरा। और 8वां जो राज्य है वो मिजोरम। ये 8 राज्य है जिनसे क्या है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर ऑप्शन में इस तरीके से पूछा जाए तो याद कर लेना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और नदी से पूछा जाता है मुख्यतः क्वेश्चन, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटते, कुल 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? किस द्वीप का नाम जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे क्या है? रखा गया है। और व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थान ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर मुख्यतः करंट अफेयर में एक ये और ध्यान रखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली के अंदर जो है वो औरंगजेब लेन, औरंगजेब रोड यानी लेन जो है उसका नाम बदल कर भी हाल ही में क्या कर दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसका भी नाम क्या है? बदल कर दिया गया है। और व्हीलर द्वीप से क्या है? मिसाइलों का क्या है? प्रशिक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा की लिपि है। अंग्रेजी जो भाषा लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऐसे पूछ लिया जा सकता है। या अंग्रेजी भाषा की लिपि, तो इसका सही आंसर हो जाए सी ऑप्शन, रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। क्या है? रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। और हाल ही में पूछा गया था गुरमुखी लिपि जो है वो किस भाषा की लिपि है? तो पंजाबी भाषा की। पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? तो गुरमुखी है। और देवनागरी की बात करें, देवनागरी जो हम प्रतिदिन क्या है? लिखते हैं, हिंदी में टाइप करते हैं, तो देवनागरी में करते हैं। तो हिंदी और मराठी, हिंदी और मराठी भाषा दोनों की क्या है? लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और रोमन जो है वो अंग्रेजी भाषा की, और गुरमुखी जो है वो किसकी है? पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान में स्थित है, उसका निर्माण पूछा गया है तो किसने करवाया था? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे ही छोटे छोटे आसान क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हल्दीघाटी युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1576 में। 1576 ईस्वी में क्या है? ये युद्ध लड़ा गया था। और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि कौन विजेता हुआ था, तो ये नहीं पूछा जाता। बस ये पूछा जाता है किन हल्दीघाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ, या समय पूछा जाता है कब हुआ था। फिर देखिए बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में हुआ, ये भी याद रखें। और चौसों का युद्ध तो हाल ही में पूछा गया था, ये 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में क्या है? लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। निम्न में से प्रथम श्रेणी का जो है वो कौन सा उत्तोलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है वो कैंची होता है। चारों ही ऑप्शन डाले गए हैं, चारों ही पूछे गए क्वेश्चन है। श्रोता, श्रोता जो है वो द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड श्रेणी का क्या है? उत्तोलक है। और चिमटा ये जो है ये तृतीय श्रेणी यानी
तीसरी श्रेणी का क्या है, उत्तोलक है। स्टेपलर दोनों याद रखें, स्टेपलर और चिमटा जो है तीनों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं, और श्रोता जो है वो दूसरी श्रेणी के उत्तोलक हैं, और प्रथम कैंची जो है वो प्रथम श्रेणी के क्या है, उत्तोलक है। तीन ये जो चारों ही हैं ये ही पूछे जाते हैं, अन्य नहीं पूछा जाता अन से, तो चारों ही याद रखें। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध मथने के पश्चात, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाना, दूध से अलग हो जाने का कारण या दूध जो है वो अलग होने की क्रिया, क्वेश्चन को कैसे बदले, क्रिया या किस बल के कारण दूध से क्रीम जो है वो किस बल या किस क्रिया के द्वारा या किस कारण जो है वो अलग होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो घबराना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण क्या है, दूध से क्रीम अलग होती है, क्रिया जो है वो अपकेंद्रीय बल होता है। और अपकेंद्रीय बल का हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो है वो किस बल किस क्रिया पर कार्य करती है, या कपड़े सुखाने की जो मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या है, कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में या रक्त का थक्का जमाने में या रक्त बहने से रोकने में सहायक विटामिन है, तो ये आप सबको पता है, ये विटामिन के होती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कवक जनित रोग है, कवक जिसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ रोग जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक जनित रोग जो है वो कौन सा है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा दमा जो है, दमा या गंजापन, सॉरी दमा अलग है, गंजापन अलग है, दोनों ही क्या है, कवक जनित रोग है, प्रोटोजोआ रोग है। और ये याद रखें कोविड-19 पूछा जा सकता है, तो ये वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग है, किस होते हैं, वायरस ने। और हेजा जो है वो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु या जीवाणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बैक्टीरिया जनित रोग, जो आंत को प्रभावित करता है। कौन से अंग पूछा जाता है इसका ज्यादातर, तो आंत अंग को क्या है ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी साज किस लेंस का उपयोग, घड़ी साज दवारा, घड़ी साज दवारा जो है किस लेंस का क्या है उपयोग किया जाता है। पिछली सीरीज में हमने उदाहरण में चर्चा की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। घड़ी साज जो होता है वो घड़ी सही करने का, घड़ी ठीक करने का जो मिस्त्री जो होता है उसको घड़ी साज बोला जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोस्टली इसे आंख का लेंस कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंख का लेंस जो है किसको कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस जो है वो आंख के भांति ही कार्य करता है। दूसरा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन जो होती है उसमें भी क्या है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य जो बात बची है, गाड़ी की साइड, गाड़ी की बगल, बगल या साइड मिरर जिसको कहते हैं, साइड मिरर, साइड मिरर, साइड में जो लगा हुआ पीछे के वाहनों को देखने के लिए, तो वो कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई, क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। मनुष्य की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन अलग होता है, आंसर अलग होगा। अगर मनुष्य की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो शुक्राणु होती है, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगर पूछा जाए मनुष्य की सबसे बड़ी इकाई, सॉरी बड़ी कोशिका, तो इसका आंसर अंडाणु हो जाएगा। अगर मनुष्य शब्द कहीं पर लगा हो तो छोटी क्या होगी, शुक्राणु, और बड़ी क्या होगी, अंडाणु। अगर मनुष्य शब्द नहीं लगा हो, पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा होती है। अगर बड़ी पूछी जाए तो वो होती है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। और मनुष्य की सबसे छोटी या मानव की सबसे छोटी शुक्राणु, और मानव की सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, अंडाणु होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कक्षों की संख्या, सर्वाधिक कक्षों की या कोष्ठ जिसको बोलते हैं, कोष्ठ या भाग या बोल सकते हैं इंग्लिश में पार्ट की संख्या, सर्वाधिक जो हृदय के जो पार्ट जो भाग जो कोष्ठ जो होते हैं वो किसकी होती है, तो वो कॉकरोच की होती है। कॉकरोच के अंदर जो है हृदय के सर्वाधिक भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 13 भाग होते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया सर्वाधिक किसमें होती है, कॉकरोच में होती है। फिर मानव में पूछा गया था हाल ही में, मानव यानी मनुष्य में कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं नीले, ये 4 भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का क्या है? मात्रक है। और मोल जो होता है वो पदार्थ है, पदार्थ का क्या है? पदार्थ का क्या है? एसआई मात्रक होता है। और कैंडेला हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जो किसका मात्रक होता था, वो कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। पदार्थ जो होता है वो मोल जो होता है वो पदार्थ का मात्रक होता है। और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए सुरक्षात्मक या सुरक्षात्मक कवच लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस क्रिया को क्या है, क्या कहा जाता है? तो गैल्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सुरक्षा कवच के रूप में जो है वो उस प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है? गैल्वीकरण कहा जाता है। यसद लेपन यानी लेपन जो है वो लोहे को या स्टील, लोहा या स्टील दोनों को क्या है, जंग से बचने के लिए किस परत का लेपन किया जाता है? तो वो जिंक की परत का। किसका? जिंक की परत का लेपन किया जाता है। एक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे को जंग लगने पर, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो यह ध्यान रखें लोहा और स्टील दोनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो गैल्वीकरण उस प्रक्रिया को क्या है, कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के 25 क्वेश्चन थे जिसमें आप सबको 20 प्लस का टारगेट है। आप कमेंट में अपना टारगेट अवश्य बताएं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे और आपका टारगेट जो है वो 20 से 22 इस तरीके से क्वेश्चन की भी संख्या को क्या है, बढ़ा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेक्शन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,